हेलो एवरीवन। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज है 14 नवंबर 2025 फ्राइडे। वर्ष के दिनों की बात करें तो 318 दिन अब तक हो चुके हैं और मात्र इस वर्ष महीने 2025 में 47 दिन बाकी हैं। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है उसमें होंगी अमेरिका ने पेनियों का प्रिंटिंग बंद कर दिया है। उसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो रहेगी एमसीडी ने 4 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण पर जनता का गुस्सा, यानी कि भारत में जो वायु प्रदूषण फैल रहा है इसके लिए जनता का गुस्सा जो है नज़र आ रहा है और राजनीतिक आवाज़ की खोज यहाँ पर हो रही है। चलिए देखते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में देख लेते हैं, जो कि आपको कल क्वेश्चन दिया गया था, उसका आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है वो 2024 में पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पादों में से निम्नलिखित में से कितने शामिल हैं। पायरोक्लास्टिक मलबा, या फिर राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, या फिर सल्फर यौगिक। तो इसमें से कितने ऑप्शन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर चारों। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है केवल 3। इसमें से 3 ऑप्शन ठीक है। एक है पायरोक्लास्टिक मलबा, दूसरा धूल और कण, और तीसरा है सल्फर यौगिक। लेकिन जो ये नाइट्रोजन यौगिक है सीधे तौर पर जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट में शामिल नहीं होता है। अगर हम देखें इसकी व्याख्या को तो ज्वालामुखी विस्फोट के प्रमुख उत्पादों में प्लास्टिक मलबा जैसे कि लावा के टुकड़े, बॉम्ब आदि होते हैं, और राख की धूल में वोल्केनिक ऐश जो वायुमंडल में फैलती है, या फिर तथा जो सल्फर यौगिक होता है जैसे SO2 जो जलवायु को प्रभावित करता है। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो शामिल हैं। जबकि हालांकि जो नाइट्रोजन यौगिक है वो यानी कि N2 या फिर NOx जो होती है वो जलवायु विस्फोट के सीधे उत्पाद नहीं माने जाते हैं, क्योंकि विस्फोट मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड आदि गैस और ठोस कण उत्सर्जित करते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है उसके बारे में, जो कि है 232 वर्षों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेनिस बनाना क्यों बंद कर दिया है। यहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि USA है, ये पहले ये इस प्रकार की जो मुद्रा हुआ करती थी इसको बनाता था, लेकिन अब इसने बंद कर दिया है। इसके पीछे का कारण क्या है इसको समझेंगे। तो देखिए, अमेरिका पेनी सेंट यानी कि इसको ये जो मुद्रा है इसको पेनी या फिर सेंट के सिक्कों का कहा जाता है। उनका जो उत्पादन है वो बंद कर दिया है। खबर क्या है, अमेरिकी मिंट ने 12 नवंबर 2025 को फिलाडेल्फिया में अंतिम पेनी यानी कि अंतिम पेनी 1 सेंट सिक्के दबाए हैं, जो 232 वर्षों बाद पेनी का उत्पादन समाप्त होने का प्रतीक है, यानी कि 1793 से। ये जो अंतिम 235 पेनी सिक्के हैं वो US ट्रेजरी और अन्य संस्थाओं के लिए स्मारक के रूप में बनाए गए, लेकिन अब पेनी का कोई नया उत्पादन नहीं होगा, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। क्योंकि पेनी अभी भी कानूनी मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन जो पेनी है अभी भी कानूनी मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन परिसंचरण में मौजूदा 250 अरब पेनी पर्याप्त माने जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है, यानी कि जो बंद किया जा रहा है इसके पीछे का कारण है उत्पादन लागत। इसमें जो उत्पादन लागत आ रही थी वो 3.69 सेंट प्रति सिक्के की आ रही थी, और इसका जो मूल्य है वो 1 सेंट से अधिक होना, जो पिछले दशक में 1.42 सेंट से बढ़ी है। यानी कि अगर हम देखें तो इसकी जो लागत है वो ज़्यादा आ रही थी उसके मूल्य से। यानी कि अगर हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे भारत में 1 रुपया है, 1 रुपये का अगर सिक्का यहाँ पर हमारे भारत में है तो फिर जो 1 रुपया है वो उसमें उसको बनाने की लागत 1 रुपये से कम की होती है, तब जाकर वो 1 रुपया जो है वो बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो 1 सेंट का जो मूल्य था, यानी कि 1 सेंट का जो सिक्का था वो अब उसकी जो लागत आ रही थी वो 3.69 सेंट सिक्के के बराबर आ रही थी एक सिक्के में। तो इसी वजह से इसको जो है यानी कि इसकी लागत ज़्यादा होने की वजह से इसको जो है वो बंद कर दिया गया है। अभी आखिर चर्चा में क्यों है, तो आर्थिक दक्षता की वजह से। एक तो आर्थिक दक्षता इसका कारण है। डिजिटल भुगतान और मुद्रास्फीति ने पेनी को दैनिक उपयोग और अप्रासंगिक बना दिया, जिससे लागत लाभ असंतुलन उजागर हुआ। इसके अलावा अगर हम ऐतिहासिक महत्व को देखें तो अमेरिका मुद्रा का पहला सिक्का होने के कारण यह परिवर्तन राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी कि इसका परिवर्तन राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में करने की जो चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है, और इसी वजह से विवाद जो है वो फैला हुआ है। राजनीतिक निर्णय को देखें तो राष्ट्रीय ट्रंप ने फरवरी 2025 में घोषणा की कि उनकी अमेरिकी फर्स्ट नीति से जुड़ी लागत कसौटी का हिस्सा है, और वैश्विक संदर्भ को देखें तो अन्य देशों जिसमें कि कनाडा आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है उनके द्वारा सिक्कों को हटाने की प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाली घटना जो है वो यहाँ पर इससे तुलना की जा रही है कि
इसके अलावा महत्व को देखें तो आर्थिक सुधार में यूएस मिंट को प्रतिवर्ष $56 मिलियन की बचत होती है, जो बजट घाटे को कम करने में सहायक है। इसके अलावा जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसमें नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देना जो महामारी के बाद तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा पर्यावरणीय में यानी कि पर्यावरणीय महत्व को देखें तो जिंक कॉपर मिश्रण से बने सिक्कों का उत्पादन बंद होने से धातु खनन और ऊर्जा खपत में कमी आएगी, और इससे जो है वो प्रदूषण में जब खनन कम होगा तो फिर प्रदूषण भी जो है वो कम होगा। इसके अलावा चुनौतियों को देखें तो चुनौतियां भी इसमें हैं, क्योंकि उपभोक्ता की आदतें जो हैं यानी कि जिनकी उपयोग करते हैं जो उनकी आदत है, पेनी पर निर्भर दान, पार्किंग मीटर आदि में असुविधा उनको हो सकती है। इसके अलावा संग्रहण और परिसंचरण में यहाँ पर चुनौती है, क्योंकि 250 अरब पेनी का प्रबंधन और जो कचरे या संग्रह में बदल सकते हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक विरोध किया जा रहा है, कुछ सांसदों ने परंपरा का अंत बताकर विरोध किया है जो सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा तकनीकी की बात करें तो रिटेल सिस्टम को गोलाई यानी कि राउंडिंग नियमों के लिए अपडेट करना, जिससे कनाडा में 5 सेंट तक की गोलाई इसमें की गई। इसके अलावा प्रभाव देखें तो आर्थिक प्रभाव में मिंट को वार्षिक $56 मिलियन की बचत होगी, लेकिन उपभोक्ताओं पर 0.5 सेंट प्रति लेन देन का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और मुद्रास्फीति जो है वो नियंत्रण में सहायक होगी। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव को देखें तो ट्रंप शासन की लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन लोकतांत्रिक विपक्ष ने सांस्कृतिक हानि का आरोप लगाकर चुनावी मुद्दा बन सकता है। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव को देखें तो डिजिटल विभाजन बढ़ सकता है इससे, जहां बुजुर्ग नकदी पर निर्भर हैं और दान संस्कृति से जो है वो प्रभावित होगी। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव पर धातु उपयोग में 20% की कमी देखने को मिलेगी, और लेकिन पुराने सिक्कों का जो निपटान है वो चुनौतीपूर्ण होगा। कानूनी प्रभाव को देखें तो पेनी कानूनी निविदा बने रहेंगे, लेकिन फेडरल रिजर्व को स्टॉक प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा समाधान को देखते हैं, यानी कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो समाधान में गोलाई नीति इसमें अपनाई जा सकती है, लेन देन को निकटतम 5 सेंट तक गोल करना, जैसे कनाडा का जो मॉडल है यानी कि जैसे कनाडा में किया गया था ऐसे हो सकता है। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ट्रेजरी है उसके द्वारा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन दिया जा सकता है ताकि जो लोग हैं वो जागरूक हों। इसके अलावा संग्रहण प्रोत्साहन किया जा सकता है संग्राहकों के लिए, यानी कि जो इसको इकट्ठा करते हैं उसके लिए विशेष पैकेज क्या दिया जाए, यानी कि जिनके पास ये सिक्के जो हैं वो इकट्ठे हुए पड़े हैं, जिनके पास पहले से पैसे हैं, तो उनको जो है उनको विशेष पैकेज दिया जाए ताकि जो पुराने सिक्कों का पुनर्चक्रण जो है वो किया जा सके। विधायी समर्थन को देखें तो कांग्रेस से पेनी एक्ट पारित कर संक्रमण सुगम बनाना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को देखें तो वैश्विक रुझान में यूरोपीय संघ, जापान जैसे जो देशों को प्रेरणा, जहां लो वैल्यू सिक्के महंगे हो रहे हैं, और विश्व बैंक रिपोर्टों में मुद्रा दक्षता पर चर्चा बढ़ेगी। इसके अलावा व्यापार प्रभाव को देखें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो यूनाइटेड नेशन है वो निर्यात आयात में नकदी लेन देन कम करेगा और डिजिटल मुद्रा CBDS को गति देगा। इसके अलावा धातु बाजार को देखें तो जिंक कॉपर मांग घटने से वैश्विक कीमतों में गिरावट आएगी और भारत चीन जैसे निर्यातकों पर भी असर पड़ेगा। G7 चर्चा में है क्योंकि मुद्रास्फीति में साझा मानक विकसित करना जो IMF को प्रभावित करेगा। इसके अलावा भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आर्थिक प्रभाव जो पड़ेगा इसमें RBI को प्रेरणा देगा, जहां 50 पैसे सिक्का 2011 से बंद हो गए थे। जैसे भारत में जो 50 पैसे का सिक्का था वो 2011 से बंद है। 1 रुपये के सिक्के की लागत 1.5 रुपये पर पुनर्विचार किया गया और डिजिटल पेमेंट UPI को और मजबूत जो है वो दी गई। इसके अलावा नीतिगत प्रभाव को देखें तो GST काउंसिलिंग में राउंडिंग नियमों पर बहस की गई और मुद्रा प्रबंधन में लागत लाभ मॉडल अपनाना, ये सारे जो मतलब भारत पर प्रभाव पड़ेंगे। इसके अलावा भारत पर जो व्यापारिक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि भारत का जो व्यापार है उसमें अमेरिकी आयात इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल शिफ्ट से भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा, लेकिन छोटे व्यापारियों पर नकदी निर्भरता का दबाव पड़ेगा। इसके अलावा पर्यावरण को देखें तो धातु बचत से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत के खनन निर्यात जिसमें कि जिंक आता है उस पर सकारात्मक असर जो है वो पड़ेगा। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो लिंकन का चेहरा, पेनी पर अब संग्रहण मूल्य बढ़ेगा, कलेक्टर मार्केट में 10 से 20% का उछाल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तकनीकी नवाचार को देखें तो ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल सेंट की संभावना है जो कि फिनटेक को बढ़ावा देगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो लिंग और जो सामाजिक आयाम है उसमें महिलाओं या फिर जो ग्रामीणों में नकदी निर्भरता अधिक होगी, इसलिए समावेशिता नीति आवश्यक है।
तुलनात्मक देखें तो भारत में, यानी कि इसकी तुलना करके देखें तो भारत में डीमोनेटाइजेशन 2016 से सीख यहाँ पर ली जा सकती है, जहाँ नकदी हटाने से डिजिटल अपनापन 10 गुना बढ़ा था। इसके अलावा डेटा को देखें तो यूएस में 2024 में 70% लेन देन डिजिटल जो है वो हो गया है, और भारत में 80% यूपीआई है। यानी कि अगर हम यूएस में देखें तो 70% लेन देन जो है वो डिजिटल होता है, जबकि भारत में 80% यूपीआई जो है लोग करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में, तो ये जो निर्णय है आर्थिक संगतता का प्रतीक है, जो परंपरा और आधुनिकीकरण की बहस को उजागर करता है, और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सबक की मुद्रा नीति को डिजिटल युग के रूप में बनाना आवश्यक है। भविष्य में पेनी का अंत नई शुरुआत का संकेत देता है, जहां सस्टेनेबल मुद्रा मॉडल वैश्विक मानक जो है वो बनेगा। अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका मिंट ने 12 नवंबर 2025 को फिलाडेल्फिया में अंतिम पेनी यानी कि 1 सेंट सिक्के दबाए, जो 1793 से चली आ रही परंपरा का अंत दर्शाता है। इसके अलावा जो इसका ऑप्शन है बी, वह यानी कि बी जो है इसका दूसरा जो है वो पेनी सिक्कों का उत्पादन बंद होने से यूएस मिंट को प्रतिवर्ष लगभग $56 मिलियन की बचत होगी, क्योंकि उत्पादन लागत 3.69 सेंट मूल्य से अधिक थी। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसके अलावा पेनी अब कानूनी निविदा के रूप में वैध बने रहेंगे, लेकिन नए सिक्के नहीं बनेंगे। तो ये भी इसका आंसर ठीक है, मतलब कि इसका जो ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 ये सही है। अब हम देखते हैं इस अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है वो पेनी सिक्के के उत्पादन बंद होने के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो इसमें पहला जो कारक है वह डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विस्तार और मुद्रास्फीति करना, या फिर पर्यावरणीय चिंताओं से जिंक कॉपर मिश्रण का उपयोग बंद करना, जबकि ये नहीं है। दूसरा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के तहत धातु निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, ये भी नहीं है इसका मकसद। इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित पेनी एक्ट पर प्रभाव, ये भी नहीं है। तो इसका जो मतलब पूरी तरीके से जिम्मेदार है वो इसका ऑप्शन ए है, यानी कि डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विस्तार और मुद्रास्फीति से जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार है इसके लिए। इसके अलावा अमेरिकी पेनी उत्पादन बंद करने का भारत पर असंभावित प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। आरबीआई द्वारा ₹1 सिक्के के उत्पादन विरोधी, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान प्रणालियों को मजबूती देना और मुद्रा प्रबंधन नीति में लागत लाभ विश्लेषण का प्रोत्साहन करना, तो ये इसका आंसर सही है। इसके अलावा जिंक कॉपर आयात में कमी से भारतीय खाद्य निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ेगा, नहीं। जीएसटी में राउंडिंग नियमों का तत्काल परिवर्तन, ये भी इसका आंसर नहीं। इसका मतलब जो भी इसका ऑप्शन है वो इसका सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी अगली न्यूज़ के बारे में, जो है एमसीडी नॉर्ड 2 4 वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि जो एमसीडी द्वारा 4 नए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। खबर क्या है, चलिए देखते हैं। मंजूरी और इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि जो मंजूरी दी गई है ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी ने 4 नए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को मंजूरी दी है, जिनकी अनुमानित लागत 361.42 करोड़ रुपए है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो दिल्ली के 3 लेजेसी वेस्ट साइट्स हैं, जिसमें कि भलसवा आता है, गाजीपुर आता है और ओखला आता है। उसका 100% पुनर्स्थापन 2027 तक करना इनका लक्ष्य है। इसके अलावा समयबद्ध लक्ष्य देखें तो भलसवा साइट को दिसंबर 2026 तक खाली करना, यानी कि जो भलसवा है उसको दिसंबर 2026 तक खाली करना, गाजीपुर साइट को 2027 तक और ओखला साइट को 26 जुलाई 2026 तक खाली करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा नए संयंत्र के स्थान और क्षमता को देखें तो भलसवा जो स्थान है वो 1800 टीडीपी प्रसंस्करण में 700 टीपीडी का है। लैंडफिल कुल देखें तो 1200 टीपीडी अपशिष्ट इसके अंतर्गत है। इसके अलावा सिंघोला में 72 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त की जाएगी और ओखला में 1550 टीपीडी है। इसके अलावा जो नरेला बावना है वो 1300 टीपीडी एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण इसमें सुविधा आती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं वर्तमान की स्थिति के बारे में। तो एमसीडी दैनिक 11,500 एमटी अपशिष्ट उत्पन्न करता है। कुल प्रसंस्करण क्षमता 6,550 टीपीडी है, लेकिन 4,712 टीपीडी अभी भी भलसवा, ओखला और गाजीपुर में डंप हो रहा है। विकेंद्रीकृत
प्रसंस्करण सुविधाएं भी संचालित हैं। पिछली प्रगति 2019 में से देखें तो एमसीडी ने वायोमिंग जैव खनन से लेजेसी वेस्ट का प्रसंस्करण शुरू किया। भलसवा में 25 एकड़, ओखला में 10 एकड़ और भूमि पुनः प्राप्त इसके अंतर्गत की गई थी। इसके अलावा पर्यावरणीय महत्व को देखें तो लेजेसी वेस्ट समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें कि दिल्ली के 3 लेजेसी डंपसिस्ट पर लाखों टन पुराना अपशिष्ट जमा है, जो मीथेन गैस उत्सर्जन, जल प्रदूषण, लीचेट और वायु प्रदूषण का स्रोत है। यह CPREC यानी कि सेंटर ऑफ पॉल्यूशन रिसर्च एंड इकोलॉजिकल कन्वर्सेशन रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जहां दिल्ली का AQI अक्सर 400 से ज़्यादा रहता है। इसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी यानी कि WTE वेस्ट टू एनर्जी मॉडल को देखें तो MCD के 4 वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र नरेला, बावना और ओखला आदि हैं, जो अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करते हैं, जो कि NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2016 आदेशों का पालन है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी हैं। इसमें कम कैलोरीफिक वैल्यू वाला अपशिष्ट यानी कि इंडियन वेस्ट 400% का जो वेट है लगभग, वो वेस्ट टू एनर्जी की दक्षता घटाता है। इसके अलावा जो रेमिडिएशन का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला है। नई संयंत्रों में 2025 तक साइट्स खाली होने से पुनः उपयोग योग्य बनेगी। जैसे पार्क या आवास में जो SDG 11 यानी कि सस्टेनेबल सिटीज़ और इंडियाज़ NDCS यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को मजबूत करेगा। इसके अलावा नीतिगत और प्रशासनिक संदर्भ में देखें तो SWMR 2016 का अनुपालन यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि नियम लेजेंसी वेस्ट रेमिडिएशन को अनिवार्य बनाते हैं। और MCD, जिसे कि 2022 में एकीकृत किया गया था, दिल्ली के 70% क्षेत्र को कवर करता है। और नए संयंत्र नगरपालिका ठोस अपशिष्ट यानी कि MSW प्रसंस्करण को बढ़ावा देंगे। स्वच्छ भारत मिशन SBM 2.0 2021 लॉन्च SBM लेजेसी वेस्ट क्लियरेंस पर फोकस करता है। दिल्ली MCD का यह कदम मिशन के तहत 2026 तक 100% लेजेसी वेस्ट क्लियरेंस लक्ष्य से मेल खाता है। इसके अलावा जो ULBS की भूमिका है इसमें, MCD जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ 73 में संशोधन में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन जो फंडिंग है वो केंद्रीय अनुदान या फिर जो राज्य नगर निगम में कमी चुनौती यहाँ पर देखने को मिली है। नए संयंत्रों की लागत MCD बजट से आएगी, जो 15वें वित्त आयोग सिफारिशों से जुड़ा है। इसके अलावा जो राजनीतिक आयाम है उसके अंतर्गत समाचार में AAP विपक्ष ने काले मास्क पहनकर प्रदर्शन किया है और बीजेपी सरकार और MCD प्रशासन पर वायु प्रदूषण पर चुप्पी का आरोप लगाया है। अंकुश नारंग विपक्ष नेता ने 4 इंजन सरकार की आलोचना की है और यह दिल्ली की राजनीति AAP और वर्सेस जो बीजेपी है उसको दर्शाता है, जहां MCD BJP नियंत्रित है। इसके अलावा जो चुनौतियां हैं यहाँ पर, यानी कि जो चुनौतियां और बाधाएं यहाँ पर आ रही हैं, उसमें क्षमता का जो अंतर है वो नज़र आ रहा है, जिसमें कि वर्तमान 6550 TPD क्षमता या फिर वर्सेस या फिर जो 11500 MT दैनिक अपशिष्ट, जिसमें कि 35% की कमी है, वो नज़र आते हैं। इसके अलावा नए संयंत्र जिसमें कि रेमेडिएशन में मदद करेंगे, लेकिन फ्रेश वेस्ट सिगरेशन सोर्स लेवल की कमी बनी रहेगी। इसके अलावा जो तकनीकी या फिर परिचालन मुद्दे हैं उसमें वायोमिंग महंगा होगा और 1000 रुपये से 2000 रुपये पर टन की जो और धीमा हो जाएगा। WE यानी कि वेस्ट एनर्जी संयंत्रों में डाइऑक्सिन उत्सर्जन का खतरा NGT के पर्यवेक्षण में होगा। इसके अलावा जो सामाजिक आर्थिक इसमें पहलू है, इसमें इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स कचरा बीनने वाले प्रभावित होंगे और दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा रैग पिकर्स हैं, जिन्हें EPR यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एकीकृत करने की ज़रूरत है। प्रदूषण लिंकेज में देखें तो अपशिष्ट डंप प्रदूषण के 10 से 15% योगदान करता आते हैं और AAP का प्रदर्शन ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान
चरण 4 से जुड़ा हुआ है, जहां स्कूल बंद और निर्माण रोक होते हैं। इसके अलावा जो संभावित प्रभाव यहाँ पर हैं, यानी कि इसमें कौन से प्रभाव यहाँ पर हो सकते हैं और सुझाव यहाँ पर देखते हैं। सकारात्मक प्रभाव को देखें तो 2027 तक रिमेडिएशन से दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ेगा और AQI सुधरेगा। इसमें आर्थिक लाभ क्या हुआ, इसमें जो वेस्ट टू एनर्जी है उससे 50 से 100 मेगावाट बिजली रोजगार सृजन, वायोमिंग में 500 से ज़्यादा जॉब्स जो है वो इसके अंदर होंगी। दीर्घकालिक रूप से देखें, यानी कि लंबे टाइम में जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि EPR है, उसको मजबूत कर जीरो वेस्ट सिटीज़ लक्ष्य स्मार्ट सिटीज़ मिशन की जो प्राप्ति है वो होगी। इसके अलावा सुझाव में देखें तो सुझाव के अंतर्गत सोर्स सेग्रेगेशन को 80% तक का बढ़ाना, ICE यानी कि IEC कैंपेन्स via स्कूल्स या फिर जो NGOs हैं यहाँ तक जो इसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यानी कि इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो PPP मॉडल है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से फंडिंग, जैसे कि IL या फिर जो FS है उसमें टाटा और JV की जो फंडिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो NGT या फिर CPCB मॉनिटरिंग के साथ टेक इंटीग्रेशन IoT फॉर वेस्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक सहमति में AAP या फिर जो BJP है वो डायलॉग फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल करे। तो ये सारे जो सुझाव हैं, अगर ये सारे जो इस तरीके से काम होता है तो फिर इसमें जो चुनौतियां हैं वो कम हो सकती हैं। इसके अलावा निष्कर्ष को देखें तो MCD द्वारा 4 नए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को मंजूरी दिल्ली के शहरी अपशिष्ट प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो SWMR 2016 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और NGT के आदेशों का अनुपालन दर्शाता है। और यह लेजेसी वेस्ट रिमेडिएशन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता, भूमि पुनः उपयोग और पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करेगा। लेकिन सफलता जो है वो सोर्स सेग्रेगेशन, PPP मॉडल और राजनीतिक सहमति पर निर्भर करेगी। इसके अलावा हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको। दिल्ली नगर निगम MCD द्वारा हाल ही में मंजूर किए गए 4 नए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है राजधानी के 3 लेजेसी वेस्ट साइट्स पर 100% रिमेडिएशन 2027 तक करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है, ठीक है। इसके अलावा जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन MCD के अपशिष्ट प्रबंधन प्रयासों से संबंधित है। तो MCD दैनिक 11,500 MT अपशिष्ट उत्पन्न करना, लेकिन प्रसंस्करण क्षमता केवल 6,550 TPD है, यानी कि इसका जो ये ऑप्शन है वो सही है, बाकी के जो ऑप्शन है वो गलत है। अब हम देखते हैं इसका अगला जो क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM 2.0 के संदर्भ में MCD के नए संयंत्र लेजेसी वेस्ट क्लियरेंस के किस लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। तो वो है 2026 तक 100% लेजेसी वेस्ट क्लियरेंस बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है इसका या फिर मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने न्यूज़ के बारे में है, जो है ऑन एयर पॉल्यूशन पर, यानी कि जो एयर पॉल्यूशन है उस पर है। मूड इज शिफ्टिंग, पीपल्स एंगर इज एन सर्च ऑफ पॉलिटिकल वॉइस। वायु प्रदूषण देखते हैं इस पर खबर क्या है। वरिष्ठ पत्रकार जो प्रभात भानु है, यानी कि ये जो है ये जो आर्टिकल है ये प्रभात भानु मेहता के द्वारा लिखा गया है, उसमें इनकी क्या राय आई है चलिए देखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रताप भानु ने दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण की समस्या को राजनीतिक नज़रिए से विश्लेषित किया है। मुख्य शीर्षक जो है इसका वो है ऑन एयर पॉल्यूशन, मूड इज शिफ्टिंग, पीपल्स एंगर इज इन सर्च ऑफ पॉलिटिकल वॉइस, यानी कि वायु प्रदूषण पर मूड बदल रहा है, लोगों का गुस्सा राजनीतिक आवाज़ की तलाश में है। इसके अलावा खबर के सार को समझें तो वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। जनता का गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व और मीडिया की दमनकारी नीतियों के कारण यह आवाज़ दबाई जा रही है। लेखक ने इसे टॉक्सिक एयर यानी कि विषाक्त हवा के रूप में चित्रित किया है, जो कि विषाक्त राजनीति से पोषित है। अब हम देखते हैं ये आखिर खबर महत्वपूर्ण क्यों है। तो राजनीतिक जागरूकता में यानी कि
राजनीतिक जागरूकता, जनता का जो गुस्सा है वो राजनीतिक रूप ले रहा है, जो लोकतंत्र की मजबूती, नागरिक आंदोलनों और चुनावी मुद्दों जैसे कि दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसको प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा वर्तमान प्रासंगिकता को देखें तो नवंबर 2025 में दिल्ली का AQI 500 से भी ज़्यादा पर पहुंचा है, जो कि जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और संघीय ढांचे की कमजोरियों को उजागर करता है। इसके अलावा नीतिगत सबक हम यहाँ से ले सकते हैं, यह मीडिया दमन, संस्थागत विफलता और बहुपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस खबर के मुख्य बिंदुओं को देखें तो राजनीतिक सर्कस और दमन में दिल्ली में राजनीतिक दलों का प्रदूषण पर दोषारोपण जारी है, लेकिन मीडिया को विरोध प्रदर्शन पर नियंत्रण बढ़ रहा है और फॉरेन फंडेड के नाम पर विदेशी प्रेरित आंदोलनों को दबाया जा रहा है। जनता का बदलता मूड, लोग अब कौन मर रहा है पूछ रहे हैं, यानी कि अब कौन मर रहा है इस चीज़ को लोग जो है पूछ रहे हैं, और गुस्सा सामाजिक आंदोलनों की ओर मुड़ रहा है। लेकिन राजनीतिक आवाज़ की यहाँ पर कमी है, यानी कि कोई भी जो राजनीति में है वो यहाँ पर इस बात को नहीं उठा रहे हैं। संस्थागत विफलताओं को देखें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB और राज्य एजेंसियां जटिलता का बहाना बनाती हैं, कोई स्पष्ट जिम्मेदारी नहीं है, स्थानीय सरकारें कमज़ोर हैं। यानी कि अगर हम एक तरीके से देखें तो जो ये CPCB है यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और एजेंसियां जो हैं ये बहाना बनाए जा रही हैं, और लोगों की जो है एक तरीके से कोई इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, और जो स्थानीय स्तर की सरकारें हैं वो इतनी कमज़ोर हैं ताकि वो आवाज़ ही इस चीज़ पर नहीं उठा पा रही हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो चर्चाएं वैज्ञानिक समाधानों जैसे कि परिवहन और कृषि पर हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतीकवाद और जैसे कि ट्रैफिक द्वीपों पर प्यूरीफायर हवा हावी है, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं वो इस पर हावी हैं। टॉक्सिक पॉलिटिक्स की बात करें तो प्रदूषण को राज्य असमर्थता के रूप में छिपाया जा रहा है, जो वास्तव में राजनीतिक विकल्पों की कमी दर्शाता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसके प्रभाव के बारे में, यानी कि इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव में दिल्ली में सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं और GDP का 3 से 5% का नुकसान, यानी कि जो WHO है उसका अनुमान है कि इसमें इस आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने की वजह से जो GDP है उसमें 3 से 5% का नुकसान देखने को मिल सकता है, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है। गरीब और मध्यम वर्ग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जो सामाजिक असमानता बढ़ाता है। राजनीतिक प्रभाव को देखें तो जनता का गुस्सा चुनावी मुद्दा बन सकता है, जैसे 2025 में दिल्ली चुनाव का हुआ था, यानी कि जैसे जो दिल्ली का चुनाव है यानी कि इसमें हुआ है। संघीय तनाव बढ़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश पराली जलाना और हरियाणा जैसे राज्य जिम्मेदारी टाल रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव को देखें तो सामाजिक आंदोलन मजबूत होंगे, लेकिन दमन से असंतोष बढ़ेगा और मीडिया की विश्वसनीयता घटेगी। पर्यावरण प्रभाव को देखें तो जलवायु लक्ष्य जिसमें कि पेरिस समझौता आता है विफल होंगे और भारत का जो विश्व गुरु की जो छवि है वो प्रभावित होगी। अब हम देखते हैं इसकी चुनौतियों के बारे में। तो संस्थागत जटिलता यहाँ पर देखने को मिल सकती है और कई मंत्रालय जिसमें कि परिवहन मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो या फिर पर्यावरण मंत्रालय हो, और एजेंसियाँ जो हैं जिसमें कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है या फिर जो CPCB या फिर DPCC आते हैं, इसमें जिम्मेदारी से बच रही हैं। कोई एकल नोडल एजेंसी यहाँ पर नहीं है। मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर चुनौतियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि विरोध जो है वो दबाए जा रहे हैं और फॉरेन फंडिंग का जो डर है वो भी लोगों में बढ़ा हुआ है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देता है। इसके अलावा अभिजात वर्ग की उदासीनता यहाँ पर दिखाई दे रही है और प्रदूषण का जो प्रभाव है वो गरीबों पर ज़्यादा है, लेकिन एलिट कम प्रभावित है इससे, इसलिए राजनीतिक प्राथमिकता जो है वो कम है। संघीय ढांचे की कमजोरी देखें तो केंद्र राज्य समन्वय की कमी यहाँ पर नज़र आती है, जिसमें कि पराली जलाने जैसे मुद्दों पर राजनीतिकरण बना हुआ है। वैज्ञानिक राजनीतिक खाई देखें तो समाधान वैज्ञानिक हैं। EV
सार्वजनिक परिवहन, लेकिन कार्यान्वयन राजनीतिक इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं इसके समाधान के बारे में, तो इसमें नीतिगत सुधार किए जा सकते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि नेशनल यानी कि NCAP इसमें आता है को ये जो है वो मजबूत करे, एकल नोडल एजेंसी बनाए और GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को बाध्यकारी बनाए। इसके अलावा राजनीतिक जवाबदेही की बात करें तो खुले सुनवाई पब्लिक हियरिंग अनिवार्य करना चाहिए, यानी कि इसके समाधान के लिए, और मंत्रियों को प्रदूषण स्तर पर उत्तरदायी बनाना चाहिए। चुनावी घोषणा पत्रों में वायु गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि जो ये मतलब ये समस्या इसको इससे निपटारा किया जा सके। इसके अलावा सामाजिक भागीदारी में नागरिक आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया जाए, मीडिया को स्वतंत्र रखें और स्कूलों या फिर कार्यालयों में मास्क वितरण और जागरूकता अभियान चलाएं। तकनीकी हस्तक्षेप में पराली प्रबंधन के लिए वैकल्पिक बेलिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है, और इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, और अंतर्राज्यीय समन्वय परिषद बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा संस्थागत समाधान की देखें तो NGT को और शक्तियाँ दी जाएँ, ताकि जो डेटा पारदर्शिता है वो सुनिश्चित की जा सके। अब हम देखते हैं इसके अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो चीन की तरह भारत को वॉर ऑन पॉल्यूशन जैसी रणनीति अपनानी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। वैश्विक संदर्भ में COP30 2025 में भारत की भूमिका को प्रभावित करता है, और WHO के अनुसार भारत में 16% मौतें प्रदूषण की वजह से हुई हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रदूषण जो है हानिकारक यहाँ पर बना हुआ है। भारत की पर्यावरण नीति और संक्षिप्त विस्तार 2025 तक का अगर हम देखें तो इसमें प्रमुख नीतियाँ जो हैं उनका मूल ढांचे में, एक तो नीति जो बनाई गई थी वो 1986 में बनाई गई थी, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उसको कहा गया था, इसका नाम था, और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और इसका प्रभाव मूल्यांकन EIA और NGT की स्थापना इसमें की गई थी, और 2025 में EIA 2020 के संशोधनों से उद्योगों पर सख्ती बढ़ी है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में एक बनी थी, जिसमें कि सतत विकास पर जोर दिया गया, और जलवायु परिवर्तन जैव विविधता का संरक्षण करने का इसमें जो है जोर था। और 2025 में NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु क्रम का विस्तार 131 शहरों तक किया गया। इसके अलावा जो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, यानी कि NAP CC है, 2008 में बनाई गई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो 8 मिशन इसमें रखे गए, तो सौर ऊर्जा और जल संरक्षण के लिए 2025 में $21 ट्रिलियन का नया प्लान इसके अंतर्गत साथ में जोड़ दिया गया, और जो 2045 तक उत्सर्जन पीक और गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य जोड़ता है। इसके अलावा वन संख्या में इनकी कंजर्वेशन अधिनियम इसमें बनाया गया, और 1980 में ये वन कंजर्वेशन अधिनियम बनाया गया। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम 2002 में बनाया गया। इसका जो उद्देश्य था वो वन को कवर करना था 24% से ज़्यादा, और CBD लक्ष्यों के अनुरूप ये जो वन कवर होते हैं, यानी कि वनों की इसमें सुरक्षा इसमें की जा सके, इसके लिए बनाया गया था। इसके अलावा हाल ही के जो विस्तार है 2024-25 में उसको देखें तो पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 इसमें बनाया गया, और 29 अगस्त से इसको लागू भी किया गया, इसका अनुपालन किया गया, और शासन जो है वो इसको मजबूती दे रहा है। इसके अलावा जो उद्योग और परियोजनाओं पर वार्षिक ऑडिट अनिवार्य किए गए, और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा दिल्ली एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान 2025 बनाया गया, जिसमें GRAP को मजबूत किया गया, और पराली वाहन उत्सर्जन पर फोकस किया गया। शासन में अंतर को दूर करने पर इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी विस्तार यहाँ पर दिखाई देता है। FY 2024-25 में 29.5 गीगावाट जोड़ा गया। कुल देखें तो 223.6 गीगावाट यहाँ पर है, और हाइड्रोजन ट्रेन ट्रायल शुरू भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है अप्रैल 2025 में, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज से सुरक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, और प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई की गई। यानी कि एक तरीके से जो क्लाइमेट चेंज से जो सुरक्षा लोगों की जो सुरक्षा की जानी चाहिए, वो लोगों का मौलिक अधिकार इसको घोषित किया गया है। ठीक है। इसके अलावा जून 2025 के अपडेट्स को देखें तो उत्सर्जन कम करने, वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार लाने, और मरीन विजन 2030 में पोर्ट ग्रीनिंग, ये सारे जो प्लान है 2025 में रखे गए हैं।
अब हम देखते हैं इस खबर के निष्कर्ष के बारे में। तो वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं है बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा है। जनता का गुस्सा राजनीतिक परिवर्तन का उत्प्रेरक बन सकता है यदि संस्थाएं जवाबदेह हों। तब अंत में सतत विकास के लिए नागरिक राज्य साझेदारी आवश्यक है, अन्यथा दिल्ली की जो हवा है वो पूरे भारत की सांसों को दूषित कर देगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो कि 2016 में पूछा गया प्रीलिम्स में क्वेश्चन है। हमारे देश के शहरों में निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से कौन सी सामान्यतः वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के मूल्य की गणना में विचार की जाती है। इसका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इसका जो विकल्प है वो है केवल 2 और 3 और 4, यानी कि इसमें जो दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके अलावा 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका यह है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है वह एक है PM 2.5 का 24 घंटे का औसत 15 माइक्रोग्राम घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और वार्षिक औसत 5 माइक्रोग्राम घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो है ये WHO के संदर्भ में ये बात कही गई थी, और जो कि वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। इसके अलावा एक वर्ष में ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम की अवधि के दौरान होते हैं, तो इसका आंसर गलत है, ये वाला गलत है। PM 10 फेफड़ों की बाधा को भेद कर रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है, ये भी गलत है। वायु में अत्यधिक ओजोन अवस्था को ट्रिगर कर सकता है, तो ये इसका जो ऑप्शन है वो सही है, मतलब पहला और चौथा, यानी कि इसका जो B ऑप्शन है वो ठीक है। अब हम देखते हैं 2024 में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले बिजली जो संयंत्र है वो सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका आंसर आपको अपना कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है पृथ्वी की परपटी का रासायनिक संगठन के बारे में है, जो कि 2020 का PYQ जो है यानी कि 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि तत्वों पर आधारित है। यानी कि पृथ्वी की जो भूपरपटी की रासायनिक संगठन है उसके जो तत्व है उस पर ये आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से कौन भूपरपटी का प्रमुख तत्व है। एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। यानी कि इन चारों तत्वों में से सबसे मुख्य रूप से भूपरपटी पर कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।